जी खुशामदीद नाजरीन। मैं हूं नाजिर महमूद। आज फिर आप लोगों से गौरीनामा चैनल के ज़रिए मुखातिब हूं। अब तक हम सियासत के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते रहे हैं। पिछले दिनों मेरे कुछ मज़ामीन नाकासोने और नाकामूरा जापान के जो दो बड़े अफराद थे पिछले साल, जिनका इंतकाल हुआ, एक का कत्ल हुआ अफ़गानिस्तान में नाकामूरा का। तो मुझे कुछ काफ़ी लोगों ने ईमेल्स वगैरह किए और पूछा कि भाई ये जापान में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। ख़ासतौर पर नौजवान इसमें बड़े दिलचस्पी लेते रहे हैं और मुझसे पूछते रहे हैं कि हम मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, मुल्क पाकिस्तान में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मौक़े नहीं हैं नई मुलाजमतों के, तो हम क्या करें, कहाँ जाएँ। तो अच्छा, ये आज का नौजवानों को ये करना चाहिए कि थोड़ी सी रिसर्च तो करें ना, देख लें, नेट पे चले जाएं। बहुत सारे मौक़े हैं लेकिन उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। तो मैंने कुछ नेट पर ही जब देखा तो पता ये लगा कि इसमें जापान में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो आज मैंने ये फ़ैसला किया कि हम सियासत पे तो हमेशा बात करते हैं, आज मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ ज़्यादातर, और उनको मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि अगर वो जापान जाना चाहते हैं मुलाजमत के सिलसिले में तो उनको क्या करना चाहिए। उम्मीद है कि ये नाजरीन के लिए, ख़ासतौर पर नौजवान नाजरीन के लिए, ये बातें जो मैं करूँगा ये फ़ायदेमंद साबित होंगी। देखें, जापान की आबादी जो है वो तकरीबन 12.5 करोड़ की आबादी है, लेकिन वो जापान उन ममालिक में से है जहाँ जहाँ आबादी बड़ी तेज़ी से ज़यीफ़ हो रही है, जिसको हम कहते हैं एजिंग पॉपुलेशन। उसके नतीजे में ये हुआ है कि इस वक्त जो है वो जापान की 1/3 पॉपुलेशन, यानी 1/3 आबादी जो है वो 60 साल से ज़्यादा की है। और जापान वो मुल्क है जहाँ पर सबसे बड़ी तादाद में लोग जो है वो 70, 80, 90 और हत्ता के 100 बरस की उम्र तक के भी लोग जा रहे हैं। तो जापान में एक तरह से बड़ा ज़रूरत है नौजवानों की कि जो कि मुख्तलिफ कामों को संभाल सकें, जैसे यूरोप के कई एक मुल्कों में है। तो अगर नौजवान वहाँ नहीं जाएंगे या वो आज़ादी इजाज़त नहीं देंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, ये होगा कि उनको नए काम करने वाले नहीं मिलेंगे और उनकी मईशत मुतासर होगी। तो इस सिलसिले में पिछले साल यानी 2019 में जापान की हुकूमत ने यह फैसला किया कि वो अपने इमिग्रेशन के कवानीन में थोड़ी सी तब्दीली लाएँ। तो उन्होंने दो चीज़ें, एक नया स्टेटस ऑफ रेजिडेंस मुतारिफ कराया। नया स्टेटस ऑफ रेजिडेंट, जिसको SOR कहते हैं, ये क्या है? ये स्टेटस ऑफ रेजिडेंस का मतलब ये है कि वहाँ रहने के लिए जो आपको वीज़ा चाहिए वो आपको किस किस्म का वीज़ा चाहिए ताकि आप वहाँ जाकर रहकर काम कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने जो नई कैटेगरी मुतारिफ कराई है उसका नाम है SSW, यानी स्पेसिफाइड स्किल्स वर्कर। अब ये स्पेसिफाइड स्किल वर्कर क्या है? स्पेसिफाइड स्किल वर्कर्स वो हैं जो कि उन शोबों में, कुछ तकरीबन 14 ऐसे शोबे जापान की हुकूमत ने आइडेंटिफाई किए हैं कि इन शोबों में अगर हमें काम करने वाले अच्छे लोग मिल जाएं तो हम उनको जापान में काम करने का वीज़ा दे सकते हैं। तो हम इस पर बात करेंगे कि वो शोबे क्या हैं और जापान का वीज़ा कैसे हासिल किया जाए और वहाँ पर कैसे रहा जाए। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ रेजिडेंट और SSW पे। स्टेटस ऑफ रेजिडेंस का मैंने आपको बताया कि ये एक नया स्टेटस ऑफ रेजिडेंस है जो कि स्पेसिफाइड स्किल वर्कर्स को दिया जाएगा। अच्छा, स्टेटस ऑफ रेजिडेंस की मुद्दत टोटल 5 साल होगी, लेकिन आपको जो शुरू में वीज़ा दिया जाएगा वो साल भर या 6 महीने का होता है। उसके बाद जब आप वहाँ चले जाते हैं, आपका काम देखा जाता है और अगर आपका काम अच्छा हो, उनकी तवक्का के मुताबिक हो, तो फिर वो उसमें सालाना भी इजाफा कर सकते हैं और हर 6 महीने में भी इजाफा कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्टे है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अभी ये कहा है कि हम 5 साल आपको वहाँ रहने की इजाज़त हम दे सकते हैं और 5 साल के बाद वापस आना होगा। गो के जापान की हुकूमत अभी ये कह रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब 5 साल कोई वहाँ रह लेगा, वहाँ के कल्चर से रोशनास हो जाएगा, ज़बान सीख लेगा, फिट हो जाएगा, तो जापान के लिए भी ये शायद इतना आसान नहीं होगा कि उस एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स को, इंसानी वसाइल को वो लोग इस तरह से निकालें। लेकिन अभी उनका यही कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए रखेंगे। दूसरी बात यह कि उस स्टेटस ऑफ रेसिडेंस में यह है कि वो फैमिली को ले जाने की अभी इजाज़त नहीं है। अच्छा, ये भी बज़ाहिर तो मालूम होता है कि ये ठीक नहीं है, नाइंसाफ़ी है, लेकिन जॉब की तलाश में जो नौजवान होते हैं उनको ज़ाहिर है, हमने देखा है कि मशरिक़ वस्ता और गल्फ़ खलीज की रियासतों में बहुत सारे बेशुमार मिलियंस, लाखों की तादाद में हमारे लोग काम करते हैं जिनकी फैमिलीज वहाँ पर नहीं हैं। तो दूसरी बात यह कि, पहली बात यह है कि वीज़ा आपका हर साल बढ़ेगा, दूसरी बात यह कि मैक्सिमम 5 साल आप वहाँ रह सकते हैं, तीसरी बात यह कि आपको वहाँ फैमिली ले जाने की इजाज़त नहीं होगी, कम अज़ कम शुरू में।
ठीक है, ये तो स्टेटस ऑफ रेसिडेंस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये स्पेसिफाइड स्किल वर्कर्स क्या हैं। स्पेसिफाइड स्किल्स वर्कर में उन्होंने 14 शोबे दिए हैं, और वो सारे शोबे ऐसे हैं कि जिसमें पाकिस्तान से बहुत अच्छी अफरादी क़ुव्वत वहाँ जा सकती है। मिसाल के तौर पर एक शोबा वहाँ केयर गिवर का है। केयर गिवर का मतलब ये कि मेडिकल एड वर्कर, जो कि तिब्बी सहूलतें जो वहाँ पर हैं वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पे काम कर सके, नॉट प्रॉपर डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज प्रोफेशंसी चाहिए, यानी ज़बान पे, जापानी ज़बान पे उबूर होना चाहिए, इसलिए वो डॉक्टर्स को नहीं ले रहे, क्योंकि डॉक्टर्स को अब इतनी अच्छी जापानी ज़बान सीखना कि वो मरीज़ों का इलाज कर सकें, क्योंकि ये बड़ा रिस्की काम है, इसलिए डॉक्टर्स को नहीं ले रहे। लेकिन नर्सेज, बोथ मेल और फीमेल वर्कर, हेल्थ वर्कर जिसको केयर गिवर भी कहा जाता है, उनको वो बड़ी तादाद में हायर करना चाहते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल वो स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई 1 साल या 6 महीने का भी कोई कोर्स करे केयर गिवर का, तो वो वहाँ पर जॉब हासिल कर सकता है, और इसमें कोई आला तालीम की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे शोबे जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें एक शोबा तो है ये केयर गिवर का, मेल और फीमेल नर्सिंग का, पैरामेडिकल स्टाफ का, इसके अलावा इंजीनियरिंग के शोबे हैं। इंजीनियरिंग के शोबे में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, जो आपकी शीट मेटल वर्क है, मटेरियल साइंसेज हैं, वेल्डिंग है, बेशुमार शोबे हैं जिसमें वो मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेटल वर्क, मेटलर्जी, ये सारे 4-5 ऐसे शोबे हैं कि जिसमें वहाँ पर लाखों की तादाद में जापान में जॉब्स हैं, और जो वो चाहते हैं कि आएँ। तो हमारे यहाँ के जो नौजवान इन शोबों में जाना चाहते हैं, नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेटलर्जी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो वहाँ जा सकते हैं। और एक और अहम शोबा जो है वो वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का है। हम ये जानते हैं कि जापान में बहुत टूरिज़्म का बड़ा पोटेंशियल है, सैकड़ों की तादाद में वहाँ 5 स्टार होटल्स हैं। सिर्फ आप टोक्यो अगर चले जाएं तो टोक्यो में दर्जनों की तादाद में, बल्कि सैकड़ों की तादाद में 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स हैं जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन वहाँ पर होटल में काम करने वाले लोग नहीं हैं। तो अच्छा, ये भी कोई इतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, और ना ही इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की प्रोफेशंसी यानी ज़बान पे उबूर चाहिए। वो सारे नौजवान जो कि हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत साल या 6 महीने का कहीं से कोर्स कर लें कि जनाब होटल को किस तरह से मैनेज करना है, कस्टमर्स को कैसे उनकी ज़रूरियात देनी है, जो रूम मैनेजमेंट है उसको कैसे करना है, जो फूड और बेवरेजेस की मैनेजमेंट है, कुकिंग की इंडस्ट्री है, ये सारे शोबों में लाखों की तादाद में वहाँ पर जॉब्स मौजूद हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनमें ज़रा सी अगर हमारा नौजवान उस तरफ तवज्जो दे, बेशक वो लोग कि जिनके पास आला तालीम नहीं है वो भी बड़ी तादाद में जा सकते हैं। तो वो करें क्या? करना ये चाहिए कि इसमें सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ देखें जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग लोग करते हैं, मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे इतने ज़्यादा लोगों को कि जिन्होंने डिप्लोमा किया, लेकिन वो डिप्लोमा करने के बाद उनको टेक्निकल स्किल्स नहीं आती, तो ज़्यादातर थ्योरी ओरिएंटेड होता है। तो उनको चाहिए कि वो अपनी जो इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर, इवन प्लम्बिंग का भी शोबा ऐसा है कि जिसकी वहाँ बड़ी डिमांड है, एयर कंडीशनिंग का शोबा है, तो इन शोबों में इनको स्किल हासिल करनी चाहिए, यानी उसमें वो ख़ास उनको महारत हो जाए अपने टेक्निकल काम में। अच्छा, जब ये वो हासिल कर लें तो उसके बाद अगला सवाल ये आता है कि ये स्किल चेक कैसे की जाएगी। वो उसके लिए जापान ने ये फैसला किया है कि वो उनका स्किल का इम्तिहान लेंगे, यानी जो भी अप्लाई करेगा तो अप्लाई करने के बाद उसको यहाँ एक टेस्ट पास करना होगा। फ़र्ज़ करें कि जिसने अगर होटल मैनेजमेंट में अप्लाई किया तो उसको होटल में जाकर ये बताना होगा कि भाई मैं इस तरह से इसको मैनेज करूँगा, या कोई प्लम्बर है तो उसको प्लम्बिंग की स्किल करके दिखानी होगी, वो इम्तिहान पास करना होगा। कोई इलेक्ट्रीशियन है तो उसको इलेक्ट्रीशियन का इम्तिहान पास करना होगा जो जो जापानीज़ आपको देंगे, ठीक है, टेक्निकल। तो उसमें ख़ास लेवल की महारत चाहिए, और इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास प्राइमरी का सर्टिफिकेट भी नहीं है, सेकेंडरी का सर्टिफिकेट भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप टेक्निकल स्किल है तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये तो पहली रिक्वायरमेंट। दूसरा ये कि ज़बान की थोड़ी बहुत शुद्ध आनी चाहिए, हाई प्रोफेशनसी नहीं, लेकिन बेसिक डे टू डे लैंग्वेज जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की ज़बान है वो आनी चाहिए। उसके लिए क्या करना ज़रूरी है? 2 चीज़ें। एक तो ये कि इसके बेशुमार नेट पे आजकल कोर्सेज मौजूद हैं। आजकल हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, आप सर्च करें, सिर्फ ये गूगल
पे डाल दें फ्री ऑनलाइन जापानीज़ लैंग्वेज कोर्सेज, और आप देखें आपको सैकड़ों की तादाद में ऐसे कोर्सेज फ्री ऑनलाइन अवेलेबल हैं, मैसर हैं, कि जिसके लिए आपको रोज़ाना बैठना है, और आपको चंद महीनों में, अगर आप रोज़ाना 2-3 घंटे देते हैं तो आप चंद महीनों में इतनी जापानीज़ ज़बान सीख सकते हैं कि आप उनकी बेसिक लैंग्वेज का कोर्स पास कर सकें। तो इसमें चाहिए क्या, इसमें देखें, सिर्फ जो नौजवान ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि देखें, इसमें आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको लगन से काम करना, यानी एक तो फैसला करना है, एक तो आप में ख्वाहिश हो मेहनत की, दूसरे ये कि आप ये फैसला करें कि जी मुझे ये करना है, तो उसके लिए आप फैसला करके उस पर लग जाएं, जुट जाएं, जिसको कहते हैं ना। आप जब उस पर जुट गए तो आप देखेंगे कि चंद महीने में आपको जापानी ज़बान भी आ जाएगी, और फिर आपका जो टेक्निकल स्किल है उसमें आप बेहतर करें, तो आप, मैं समझता हूं कि 1 साल के अंदर अंदर, अगर आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी की तालीम नहीं भी है, तब भी आप 1 साल के अंदर 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 इस काबिल हो सकते हैं कि आप जो है वो उस टेक्निकल स्किल को इस्तेमाल करके और लैंग्वेज को सीख कर आप वो इम्तहान पास कर लें। ठीक है, तो अब ये जब इतना कुछ आप 2 चीज़ें ये जब हासिल कर लेंगे तो इसका प्रोसेस क्या होगा। देखिए, इसमें आपको मोहतात रहना इन चीज़ों से है कि बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे, आपको पता है कि फ़ौरन दलाल या एजेंट सामने आ जाते हैं जो ये कहते हैं कि जी हम आपको जॉब दिला देंगे। रिक्रूटमेंट, जाली रिक्रूटमेंट एजेंसीज खुल जाती हैं, उनसे मोहतात रहने की ज़रूरत है। इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि जापान के लिए आपको कोई सिक्योरिटी मनी देने पड़े, कोई डिपॉजिट जमा करना पड़े, या कोई और अमाउंट। कोई भी अगर आपसे ये कहता है कि जी हम आपको जापान में मुलाजमत दिला देंगे और उसके लिए आप इतने पैसे हमें अदा करें, तो वो पैसे आप अदा नहीं करें। आपको क्या करना है, आपको उन दलालों के चक्कर में पड़ने के बजाय आपको अपनी जो टेक्निकी सलाहियतें हैं उनका लेवल, उनका मेयार बेहतर बनाना है, और दूसरे ये कि आपको जापानी ज़बान अच्छी तरह से सीखनी है। अगर आपने ये 6-7 महीने इन चीज़ों पे लगा लिए तो आपको ये वहाँ जाकर काम करने में कोई बड़ी मुश्किल पेश नहीं आएगी। और उसके लिए ये कि आप जापान की एम्बेसी की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। अच्छा, और ये कितनी तादाद में ये लोग चाहिए जी? ये तादाद लाखों में है। ये तादाद चंद 100 या चंद हज़ार की नहीं है, ये तादाद लाखों में है। लेकिन वो हमारा जैसा 20 करोड़ का मुल्क है जिसमें तकरीबन 10 करोड़ जवान हैं, उनमें से भी ये निकलना, चंद लाख लोग निकलना इसलिए मुश्किल है कि बहुत कम लोग होंगे जो इसकी तरफ जो है वो पूरी तवज्जो से काम करें। तो आप अगर उन चंद लोगों में से एक हैं जो इनकी तरफ पूरी तवज्जो से काम करते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत जल्द जो है इस काबिल हो जाएंगे कि आप जॉब वहाँ पर हासिल कर सकते हैं। मैं गौरी चैनल की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आज की ये गुफ्तगू आपको कुछ पसंद आई होगी।